हेलो मेरे ट्वेल्थीज, कैसे हैं आप लोग। तो इकोनॉमिक्स में मैक्रो के अलावा एक और इम्पोर्टेंट उसी का पार्ट है इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये सब पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। छोटा मोटा सा सब्जेक्ट है, मात्र इसके अंदर सिर्फ आठ चैप्टर ही हैं। 40 मार्क्स की ये कवरेज रखता है सीबीएसई 12th बोर्ड में। और अगर कोई स्टेट बोर्ड में है जैसे कि एमपी बोर्ड में है तो उसके 11th क्लास में आता है ये 40 मार्क्स का। सेम वही 8 चैप्टर। शुरू के 2-3 चैप्टर बात करते हैं कि इंडिया पे जो ब्रिटिशर्स ने राज किया उसके बारे में। फिर वो जो हमारी इकोनॉमी छोड़कर गए उसके बारे में, हमारी इकोनॉमी उस वक्त कैसे थी। और फिर उसके बाद हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस अपनी इकोनॉमी को कैसे चलाया। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितनी भी ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं पूरी की पूरी पास्ट है, जो हो चुकी है। तो पूरे फैक्ट्स आपके पास हैं, आपने सिर्फ याद करना है। कोई इतना कॉम्प्लेक्स या घुमा फिरा के क्वेश्चन इस पे नहीं आते, सीधे सच्चे एमसीक्यू आते हैं। कोई इसमें इतना कोई कैलकुलेशन वाली बात है नहीं। बस आपने ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा बातें सुनना है और याद करके रखना है। हाँ, इसके एमसीक्यू थोड़े से टेढ़े आ सकते हैं, पर जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो अगर आपने पढ़ा होगा टॉपिक तो आप आराम से लिख दोगे। सिंपल सी बात है। तो अभी पहला चैप्टर, हाँ जी, ये जो पहला चैप्टर है हम ये कोशिश करेंगे 2 पार्ट्स में खत्म करें। 3 भी लग जाएंगे तो कोई बुरी बात थोड़ी ना है। भाई बात समझो ना, अपन डिटेल में कर रहे हैं। ये आपको मैंने समरी नोट्स ये सब आपको मैंने दे देना है। इसके अलावा भी बुक जरूर पढ़ना। तो जब भी आप ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो एक समरी फॉर्म में ये वाली वीडियो आपके काम आ जाएगी, या फिर जब आपने चैप्टर पढ़ रखा हो तो भी ये वीडियो आपको पढ़ने के बाद, अपनी बुक से पढ़ने के बाद ये वीडियो अगर देखोगे तो भी आपको काम आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए इस चैप्टर को अगर मैं बात करूं, चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जब हम आजाद हुए थे उस दिनों में हमारी इकोनॉमी की हालत क्या थी। भाई हम ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, हम आजाद हुए थे तो हम पे कोई राज करता था क्या। अरे साहब, ब्रिटिशर्स राज करते थे, अंग्रेज। बोला जाता है ना, अंग्रेज लोगों ने 200 साल भारत पे, हिंदुस्तान पे, इंडिया पे राज किया। हाँ, ये वही अंग्रेज हैं जिन्होंने हमारे यहाँ तो 190 साल के आसपास राज किया। अच्छा, ये सिर्फ हमारी ही कंट्री पे राज नहीं कर रहे थे इन दिनों में। मतलब अगर मैं बात करूं 1945 के आसपास ऑलमोस्ट 25% ऑफ वर्ल्ड की कंट्रीज पे ब्रिटिशर्स राज करते थे। 25%, एक चौथाई, 1/4 हिस्सा तो इन्हीं के पास था। और अगर मैं ऐसे कंट्रीज के रूप में बात करूं, आप जो कंट्री का नाम सोच लो, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जिम्बाब्वे, केन्या, ये सब पे राज करते थे। मोर देन 50 कंट्रीज पे राज था इनका, सिर्फ इंडिया पे ही नहीं था। भाई इनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग थी, इनके पास पैसा इतना ज्यादा था, इनकी जो फोर्सेस थे उन दिनों में वो इनके पास स्ट्रांग था। और मेन इनका जो व्यापार था, बिजनेस करने का तरीका था, वो इनके पास बहुत अच्छा था। तो ये कारण थे, ये दूसरी कंट्रीज में बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए वहां एंटर होते थे और वहां पे राज करना चालू किया। तो भाई इंडिया इनके आने से पहले कैसा था, इसके बारे में जरा अगर चर्चा करें तो भाई बोलते हैं ना, इंडिया तो सोने की चिड़िया थी। इंडिया के पास अगर मैं बात करूं, एग्रीकल्चर तब बहुत इंपॉर्टेंट मेन ऑक्यूपेशन होता था। तो एग्रीकल्चर में ना लोग बाग सेल्फ सफिशिएंट थे। मतलब हमारी फैमिली के लिए हम खुद का ही खेत, उसी में खेती बाड़ी करते थे और फैमिली पालते थे। कोई ऐसा बिजनेस चलाना और ऐसा करना कुछ नहीं था, सेल्फ सफिशिएंट था। और बात कर लेते हैं अगर हैंडीक्राफ्ट्स में, जो हाथों से हम गुड्स बनाते हैं, उसमें तो भाई वर्ल्ड क्लास, माइंड ब्लोइंग नहीं, वर्ल्ड क्लास चीजें हमारे पास थी। हम पूरी वर्ल्ड को अपने हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स बेचते थे, बदले में पैसों की जगह। तब है ना फॉरेन करेंसी नहीं चलती थी, तब गोल्ड चलता था। तो हम हमारी एंटिक चीजें जो हमने हाथों से बनाई है, मशीनें, हैंडीक्राफ्ट चीजें हम वर्ल्ड में बेचते थे और हम लोगों को अच्छा खासा गोल्ड मिलता था। तो ये हमारी हालत थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले। मतलब 190 साल जो उन्होंने राज किया उससे भी पहले तो हम लोग क्या थे, बहुत ही वाइब्रेंट एंड प्रॉस्पेरस, खुशहाल देश, बेहतरीन इकोनॉमी, हर कोई खुश है। आज ऐसा नहीं है। आज हम लोग उल्टा, वैसे कहने को तो आजाद हैं पर बंधे हुए हैं। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो पहले की बात चल रही बॉस। तो इजी मीनिंग में क्या है, इंडिया वॉज रिच, ग्रोइंग एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। हर कोई पैसा वाला था, सबके पास पैसा था। आ रही बात समझ में।
हम लोग क्या थे साहब? अच्छा, इंडिया वॉज नोन फॉर द गोल्डन बर्ड, वही चिड़िया, सोने की चिड़िया, बिकॉज ट्रेड, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, हम इस सब चीजों में आगे थे बॉस, ठीक है ना। और सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी थी, कोई हम पे राज नहीं करता था, कोई पॉलिटिकल इतना प्रेशर नहीं था, खुद के पास, हर किसी के पास सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर जमीन थी, उसी में हम लोग सब काम कर रहे थे। अगर हमको कोई एक्स्ट्रा चीज चाहिए भी तो बाजू वाले खेत से हम अपनी चीज को एक्सचेंज करके ला सकते थे, इसी को हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते थे। तो villages produce most of the goods they needed. Farmers owned land and local craftsmen provided service. Example, blacksmiths, potters, weavers, carpenters worked within village. कोई इतना इमिग्रेशन नहीं था कि एक जगह से दूसरी जगह काम करने, नौकरी के लिए जाना पड़ेगा जो आज है। हाँ, पर पहले ऐसा नहीं था, हम बहुत प्रॉस्पेरस थे। तो villages were self sufficient and cultivators were owners of land. हमारी ही जमीन किसी और पे गिरवी नहीं पड़ी हुई है, कहीं हमने मॉर्टगेज नहीं करा हुआ है, हम खुद उसके ओनर हैं, खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, खुद सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं। और अगर कोई सर्विस वाला आ रहा है तो हम बोल रहे हैं भाई तू अनाज ले जा हमारे यहाँ से, और जो तेरे को कारपेंटर का काम अच्छे से आता है, घर बनाने का काम अच्छे से आता है, भाई पानी हमारे यहाँ वेल में नहीं आ रहा है वो तेरे को सही करने आता है तो तू वो सही कर दे। वो भी खुश, हम भी खुश, यही चल रहा था पूरे गांव में। फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इंडिया हैंडमेड प्रोडक्ट्स वेयर फेमस वर्ल्ड वाइड, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, ये कपड़े में, मेटल में, हीरे जवाहरात और फर्नीचर बनाने में, पत्थर पे जो बहुत अच्छा कारीगरी हम लोग कर पाते थे, स्टोन वर्क में हमारा साहब नाम था। तो ये सब चीजें हम लोगों को एक ग्लोबल रेपुटेशन हमें पूरी वर्ल्ड में मिलती थी, और हमारा एक्सपोर्ट इस कारण से बड़ा ही स्ट्रांग था। हम लोग एक्सपोर्ट के बदले में क्या लेकर आते थे? गोल्ड। ये कब की बात चल रही है? ब्रिटिशर्स के यहां आने से पहले। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हम पहले एक बहुत प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थे, ठीक है ना। जितना भी ऑन रिकॉर्ड से हम पे कोई कर्जा नहीं, हर कोई खुश, क्या जीवन था। फिर बात कर लेते हैं जब ब्रिटिशर्स आए साहब, यहाँ पे आए नालायक लोग 190 साल यहाँ पे राज करने के लिए। पहले ही बताया है, ये सिर्फ एक कंट्री में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में राज कर रहे थे। कहीं पे किसी को कुछ नहीं छोड़ा, सब व्यापार, सब बिजनेस करने में इन्होंने सब ले लिया। तो एक्चुअली में ये यहाँ पे ना एक्सप्लॉइट करने ही आए थे। हर कंट्री में ये एक्सप्लॉइट करने ही जा रहे थे, उन इकोनॉमी को बर्बाद करने जा रहे थे। इनको दिख रहा था जिस इकोनॉमी में ज्यादा पैसा है, और क्यों पैसा है, वो किस चीज में आगे है, उसको एक्सप्लॉइट करने जाते थे, उसको यूज करने जाते थे। दिमाग वाले थे ना, व्यापारी थे ना ये लोग। ये क्या करते थे, इन्होंने देखा इंडिया में हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा है, इंडिया में जो टेक्सटाइल है, कॉटन की टेक्सटाइल है, सिल्क है, ये जो चीजें ना ये बहुत अच्छी हैं। तो एक काम करते हैं, इसको रॉ मटेरियल के रूप में हम एक्सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश में। तो ब्रिटेन साइड में ये लोग क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल को इंडिया से ले जा रहे थे। तो बेसिकली हम लोग एक रॉ मटेरियल सप्लायर हो गए। रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल, कच्चे माल की मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है। और फिर ब्रिटेन वाले उसी को फिनिश प्रोडक्ट्स बनाकर, पक्का माल बनाकर इंडिया में इंपोर्ट करवा रहे थे। मतलब ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, और इंडिया से जो एक्सपोर्ट जा रहा था रॉ मटेरियल, और इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहा था वो फिनिश गुड्स। बताओ साहब, क्या करा इन्होंने? प्रॉफिट के लिए आए थे ये लोग। ये सिर्फ क्यों आए थे? अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। हाँ, तो हम लोग किस एंगल पे आ गए? हमारी सप्लाई क्या हो गई? रॉ मटेरियल। इंडिया से सिर्फ क्या सप्लाई हो रहा था? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। ये लोग बोलते थे साहब इसकी ब्रिटिश में बहुत यूज है, अगर आप इंडिया में बेचोगे इस पे इतना टैक्स लगा देंगे हम। इतनी कंडीशंस लगाते थे, क्योंकि वो राज कर रहे हैं ना, बिजनेस करने आए, प्रॉपर्टी उनके पास गिरवी रखी है, जमीनें उनके पास गिरवी रखी है, तो वो जो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा हमें। तो यहां से वो रॉ मटेरियल के रूप में ये सब चीजें लेके जाने लगे। और फिर इंडिया में क्या आ रहा है? यही चीजें, ब्रिटिश के गुड्स इंडिया में आने लगे, ये फेमस होने लगे। हम लोग डिपेंडेंट हो गए ब्रिटिश गुड्स पे। आज भी तो डिपेंडेंट है, आज भी तो मोदी जी बोल बोल के थक गए, भाई मेड इन इंडिया यूज करो, देसी प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट को साहब आगे लेकर आओ। पर नहीं, हम तो चाइना के गुड्स खरीदेंगे, हम तो यूएसए के गुड्स खरीदेंगे। हम खुद को देख लो, सब एप्पल खरीद के बैठे हैं, आईपैड खरीद के बैठे हैं। तो बात वहीं आ रही है, या तो हमारे प्रोडक्ट का इतना स्टैंडर्ड नहीं है, या फिर हम दूसरे प्रोडक्ट को इतना स्टैंडर्ड मानते हैं कि भाई वही खरीदेंगे। कुछ भी लॉजिक हो सकता है, वो तो आज है। पर
पहले ऐसा हो रहा था ब्रिटिशर्स के होते हुए कि वो लोग हमारे प्रोडक्ट को यहां से ले जा रहे थे ऐसा रॉ मटेरियल, और फिर यहां हम लोगों को वही गुड्स को फिनिश गुड्स के रूप में हम लोगों को इंपोर्ट करवा रहे थे। तो ब्रिटिश क्लोथ सोल्ड इन इंडिया, इफेक्ट ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। अब इस जो हमारी चीज बहुत अच्छी थी वो एक्सप्लॉइट होने लगी, बर्बाद होने लगी। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स कुड नॉट compete विद मशीन मेड ब्रिटिश गुड्स। अब हमारे साहब हाथ से बन रहे हैं, मैनुअल लेबर यूज हो रही है, वहां इतने एफिशिएंट मशीन वाले गुड्स आ रहे हैं, कहाँ कॉम्पीट कर पाएंगे हम लोग। वही तो आज हो रहा है भाई, वही तो स्टैंडर्ड हो रहा है ना। उन लोगों का रिसर्च, उन लोगों की टेक्निक, उन लोगों का जो डेवलपमेंट, उन लोगों का जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर कमांड है, होल्ड है, वो बहुत अच्छा है। वो पहले से हर बार नए प्रोडक्ट को और बेटर बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं आज? हमारा क्या है आज खुद का? ना यूट्यूब है, ना गूगल है, ना व्हाट्सएप है, ना इंस्टाग्राम है, हमने तो कुछ नहीं बनाया। हम तो साहब पेपर लीक वालों को नहीं रोक सकते। तो हमारे पास ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स या इतनी रिसर्च एनालाइज करने वाली टीम नहीं है। पहले भी दिक्कत थी, आज भी दिक्कत है, पर हम जो नई यूथ है, नई पढ़ाई वाली है, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग साहब नई सोच से आएंगे, हम लोग नई टेक्निक लाएंगे, पक्का ना? तो हमारे लिए भी जो हम अच्छा काम करेंगे, फिर आने वाले 50 साल के बाद जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो हमारे और आपके बीच की बात पढ़ रहे होंगे कि इन लोगों ने इंडिया के दिन बहुत अच्छे ला दिए। हाँ, तो रिजल्ट क्या हुआ? क्लोजर ऑफ वर्कशॉप, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, और साहब इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गई? सिस्टमेटिकली गिरने लगी, सफर्ड हो गया, बहुत भयंकर नुकसान हो गया। एग्रीकल्चर पे क्या हुआ? ब्रिटिश डिमांडेड हाई लैंड रेवेन्यू। साहब जो ब्रिटिशर्स के पास जमीन गिरवी रखी थी, उसके लिए उन्होंने रेंट जो भी था वो बढ़ा दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए। तो इससे क्या हो गया? लैंड ओनरशिप चली गई। ओनर्स जो थे वो टिलर्स ऑफ सॉइल, छोटा छोटा हिस्सा उनको जमीन का पकड़ा दिया गया था। जो पहले सेल्फ सफिशिएंट कहते थे, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए ब्रिटिशर्स के ऊपर। इससे क्या हुआ? बिफोर ब्रिटिश रूल जो हमारी प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, वो बेचारे ब्रिटिशर्स के बाद क्या बन गई? बैकवर्ड इकोनॉमी। ठीक है ना? तो ब्रिटिश रूल ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम अ प्रॉस्पेरस इकोनॉमी टू अ स्टैग्नेंट, एक जगह रुकी हुई, बैकवर्ड, पीछे होते चले गए, दुनिया के सारे लोग आगे होते चले गए साहब, और हमारी इकोनॉमी पीछे हो गई ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। तो आगे का टॉपिक देखें अब, समझ रहे हो ना कि क्या हालत करके गए थे? देखो एग्जांपल समझो, मान लो मेरी क्लासेस बहुत चल रही हैं, मान लेते हैं अपन, मेरे नोट्स बहुत चल रहे हैं। अब कोई स्टूडेंट किसी दूसरी कोचिंग क्लास के साथ मिलकर मेरी क्लासेस या मेरे नोट्स को जो उसने मेयर से फ्री में लिया, वो दूसरी कोचिंग क्लास वालों को दे रहा है, और दूसरी कोचिंग क्लास वाले इसको बेच रहे हैं। मान लो सस्ते में बेच रहे हैं, फ्री में बेच रहे हैं, तो इससे मेरी क्लास पे फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा ना। लोग बाग मेरे पास तो बाय करने आएंगे ही नहीं। यही हो रहा था, ब्रिटिशर्स इंडिया से अच्छी अच्छी चीजों को लेकर मार्केट में सस्ते में दे रहे थे, तो लोग बाग ब्रिटिशर्स से लेंगे कि इंडिया से लेंगे प्रोडक्ट? बर्बाद हो गए इंडिया वाले। तो हमारी इकोनॉमी की फीचर्स क्या थे? क्या थे भाई? स्टैग्नेंट इकोनॉमी, इनकम बहुत लो, लोग बाग कमा ही नहीं रहे, रुकी हुई है एक जगह इकोनॉमी, बढ़ ही नहीं पा रहे हम लोग। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी शोज लिटिल और नो ग्रोथ, ना के बराबर कुछ ग्रोथ हो रहा है। इनकम जो है हर साल अनचेंज रह रही है, लोग बाग कमा ही नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो नेशनल इनकम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, ब्रिटिशर्स वाले बता ही नहीं रहे भाई देश की तरक्की हो रही नहीं हो रही। वो लोग तो फल फूल रहे थे, इंडिया वाले नहीं। इंडिया में अगर कोई नेशनल इनकम एस्टिमेट कर भी रहा था, तो वो सबसे पहले करा था दादा भाई नारोजी ने। एमसीक्यू आ सकता है, सबसे पहले नेशनल इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम। अब ये पर कैपिटा इनकम होती क्या है भाई? देश की टोटल कमाई डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। मान लो देश में 10 लोग रहते हैं, और हमारी पूरी देश की टोटल कमाई है 10 लाख। टोटल देश की कमाई है 10 लाख, और टोटल लोग बाग कितने रहते हैं? 10। तो हर किसी की इनकम कितनी आ रही है? साल में कितना कमाते हैं वो लोग? 1 लाख। ऐसा मैं एस्टिमेट करके आपको सिर्फ सिखा रहा हूं। पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन साल में कितना कमा रहा है। भाई तो ज्यादा होना चाहिए ना, ये लोगों को ज्यादा कमाना चाहिए ना।
है ना। पर भाई साहब हमारी ग्रोथ रेट थी 2% से कम और पर कैपिटा इनकम हर साल सिर्फ 0.5% से ही बढ़ता था। अगर 100 रुपए इस साल कमाए 2025-26 में या 26-27 भी ले लो, अभी तो अपन 26-27 में आ रहे हैं, तो अगले साल लोग बाग सिर्फ 100.5 कमा रहे हैं। मतलब सिर्फ 0.5% से ग्रोथ हो रही है। बाबा रे बाबा, कोई ग्रोथ रेट थी ही नहीं, ये क्या पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हो गई। भाई हमारी पर कैपिटा इनकम अगर बात करें, देखो ना यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया एक्सपीरियंस स्टैग्नेंट ग्रोथ एंड पुअर लिविंग स्टैंडर्ड। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं, एग्रीकल्चर के अलावा हमें कुछ आता नहीं है, ब्रिटिशर्स से बोल रहे हैं सब चीजें हमें ला के दो, तब क्या हम काम कर पाएंगे, क्या हमारा स्टैंडर्ड होगा, है ही नहीं ना कुछ। बात समझो आप। अब जैसे कि हमारी इकोनॉमी जो थी बहुत बैकवर्ड थी, हमारी इकोनॉमिक बैकवर्ड थी, हमारा जो पर कैपिटा इनकम था वो काफी लो था। अगर मैं बात कर लेता हूं, जब हम लोग आजाद हुए इंडिया में, जब आजादी हुई तो हमारी पर कैपिटा इनकम सिर्फ कितनी थी, साल की 230 रुपए। मतलब साल भर में, जैसे वो ये टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन अगर अपन करेंगे तो हर बंदे की इनकम कितनी आ रही है, 230 रुपए, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हर कोई सिर्फ 19 रुपए पर मंथ कमा रहा था। महीने में 19 रुपए सिर्फ कमाई एवरेज पर्सन की अगर होती थी, जो की थी, क्या दवाई खरीदेगा वो, क्या कपड़े खरीदेगा, क्या घर में रह पाएगा, क्या सामान ले पाएगा, कुछ नहीं ना। तो आज अगर मैं आज बात कर लेता हूं 2025-26 की, तो अभी भी कोई इतनी पर कैपिटा इनकम नहीं है। अगर आजादी के वक्त 230 रुपए थी, तो अभी भी ऑलमोस्ट 2,10,000 के आसपास मान लो आप, 2,08,000 के आसपास एस्टिमेट करके आई थी 2023 में, तो 25-26 में अब 2,10,000 मान लो। पर कैपिटा इनकम यही है अभी भी देश की। अगर बात कर लेते हैं, पहले 0.5% से अगर बढ़ रहा था हमारा, तो अभी 13% के आसपास से ही पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है लोगों की। आज भी कोई देश की इतनी अच्छी हालत नहीं है। अगर मैं सबसे टॉप वाली कंट्री की बात कर लूं, जर्मनी में, वो लग्जमबर्ग, उसके जर्मनी के बॉर्डर पे पड़ती है कंट्री, छोटी सी है लग्जमबर्ग, उधर पर कैपिटा इनकम 73 लाख या 74 लाख के आसपास है। 74 लाख हर बंदा साल में कमा रहा है वहां पे, और हमारे यहाँ 2 लाख रुपए आ रहा है एवरेज। कंपेयर कर लो, फिर उसका स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा होगा ना। यूरोपियन कंट्रीज के लोगों का स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा है ना हमारे से। अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी दवाइयां, अच्छा इलाज, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, एक्सपेंसिव भी ज्यादा है, एक्सपेंसेस भी वहां थोड़े ज्यादा हैं, पर इतने भी नहीं है सब। 73 लाख 75 लाख साल के बहुत होते हैं। तो बात कर लेते हैं हमारी इकोनॉमी क्या थी, बैकवर्ड, पॉवर्टी, हर जगह नौकरी नहीं है क्योंकि कुछ काम करने आता ही नहीं है हमें एग्रीकल्चर के अलावा, फूड की शॉर्टेज, घर नहीं है साफ, शेल्टर नहीं है। तो क्या थी हमारी इकोनॉमी, बहुत बैकवर्ड हालत। सोच लो क्या थी। खुशकिस्मत हो जो तुम लोग आजाद भारत में पैदा हुए हो और इतने बेहतरीन माँ बाप के अंडर पैदा हुए हो, जो आज तुमको हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब भी जाके कहीं दिख रहे हैं मम्मी पापा, थैंक यू बोलो कि ऐसी ऐसी हालत में नहीं थे हम। 19 रुपए महीने में कैसे घर चलता, आप और मैं पढ़ाई कर पाते क्या। तो हमारा जो सारा डोमिनेंस था ना, वो एग्रीकल्चर में था भाई। ऑलमोस्ट 80-85% तो भैया पॉपुलेशन कहां थी। अगर मैं बात कर लेता हूं, 85 पॉपुलेशन पूरी की पूरी डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे। और हमारा जो काम करने के लिए वर्कफोर्स थे, जिनको काम करना आता भी था, तो 70-75% लोग एग्रीकल्चर में ही थे। और डिस्पाइट डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, फिर भी हमारे यहाँ क्या आ रहा था, फेमाइंस। मतलब जो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है ना खाने की, वो नहीं है। मतलब लोगों में माल न्यूट्रिशन हो रहा है। अच्छा पौष्टिक खाना नहीं खाने से बीमारियां फैल रही हैं, और साहब एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो रहा है, शरीर में अच्छे कार्ब्स, अच्छे प्रोटीन, अच्छे फैट्स नहीं हैं। और अगर कमी हो रही है शरीर में कुछ, तो अच्छा इलाज करने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। कोई लैब वैब तो ना होती थी जो बीमारी का एक्सरे करके पता कर पाए कि भाई इसको ये बीमारी है। साइंस ने इतना थोड़ा डेवलप किया था उन दिनों में। तो हमारी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी थी, जिसने हमको हमेशा पीछे रखा। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्री है, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, ना ही कोई कानून। भाई हम क्या बनाएं,
आता कुछ है नहीं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, सब कुछ हम ब्रिटिशर्स से बोल रहे हैं मशीन ला के दो तो हम करें, रॉ मटेरियल ला के दो तो हम करें, हमारे पास कैपिटल गुड्स है नहीं, तो क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा? भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो हम आज भी पीछे हैं, हम तो सीधे प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में आ गए, बीच में सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग तो है ही नहीं। मात्र 100 में से 11% लोग ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आज भी। तो ये पहले तो कितना वीक था। भाई जल्दी से अच्छी पढ़ाई करो, तुम लोग आओ इस फील्ड में। मैं तो सर्विस इंडस्ट्री में आ गया, मैं तो तुम्हें सिर्फ सिखा सकता। आप भी जल्दी से अच्छी अच्छी पढ़ाई करके बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग में आओ। तो जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो कम हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, साहब डिसअपियर हो गई, हैवी इंडस्ट्री तो कोई थी ही नहीं, कौन सी आयरन स्टील और बड़ी बड़ी मशीनें बनाए, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इंडिया इंपोर्ट करती थी मशीन, ब्रिटेन पे हेवीली डिपेंडेंट थी। तो ब्लीक मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, कुछ दिख ही नहीं रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं। ढूंढो रे ढूंढो, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ है ही नहीं। हम डिपेंडेंट कर रहे हैं इंपोर्ट पे, ब्रिटिशर्स लाएंगे मशीन, ब्रिटिशर्स लाएंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स, मतलब हमारे पास हथियार नहीं है अपने आप को बचाने के लिए, ब्रिटिशर्स लाएंगे दवाइयां, केरोसिन वो लाएंगे, साइकिल वो लाएंगे, हर चीज के ऊपर हम डिपेंडेंट थे। आज हाँ, आज की अगर मैं बात करूं, ये तो पास्ट है, ये तो बुरे दिन थे। आज अगर अपन बात करें, अपन मेडिसिन में बहुत आगे, फार्मेसी में अपन बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। आज अगर बात करें तो पूरी वर्ल्ड में 25% सब्जियां और ये फ्रूट्स इंडिया में सब ग्रो की जाती हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं सब। आ रही बात समझ? बहुत सारी कंट्रीज में वेजिटेबल्स, बहुत सारी कंट्रीज में फ्रूट जैसे कि मैंगो हम एक्सपोर्ट करते हैं बॉस। आज की तारीख है, पहले ऐसा नहीं था, हम कोई सेल्फ रिलायंट नहीं थे, डिपेंडेंट थे। अगर आज हम बात करें टुडे, इंडिया मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन, डिफेंस इक्विपमेंट, ब्रह्मोस, ये सब है ना, मेट्रो कोचेस वगैरह, वैक्सीन, ये सब आज कर पा रहे हैं भैया, पहले नहीं था, पहले की बात चल रही है ये। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, लोग बाग गांव में ही रहेंगे। अपना इंडिया को इंडिया बोले या गांव का देश बोले साहब, गांव ही गांव है। पूरी की पूरी पॉपुलेशन 85 पॉपुलेशन तो रूरल एरिया में रह रही है, शहर में कोई आता ही नहीं है। शहर में क्यों आए भाई? काम नहीं है ना, नौकरियां नहीं है, आता कुछ नहीं है। अगर नौकरियां भी है तो आता ही खेती बाड़ी है, तो विलेज में रहेंगे हम लोग। था तब ऐसा, क्या कर लेंगे। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, ना तो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आ रहे थे, ना हम सोशलिस्ट में आ रहे थे, तो हम तो साहब सेमी फ्यूडल में अटके हुए थे। प्रॉफिट के हिसाब से काम करें, खुद को पालने के हिसाब से, अपनी फैमिली चलाने के हिसाब से साहब काम करें, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन थी ना। यहाँ पूरी तरीके से हम लोग ना ट्रेडिशनल में आते थे पूरी तरीके से, ना पूरी तरीके से मॉडर्न में आते थे, हम तो बीच में अटके थे उन दिनों में। तो इकोनॉमी वाज नीदर फुल्ली कैपिटलाइज्ड नॉर फुल्ली फ्यूडल, इट वाज मिक्सचर ऑफ बोथ। लैंड ओनर्स कंट्रोल रिसोर्सेज व्हाइल फार्मर्स रिमेन पुअर, लो प्रोडक्टिविटी एंड बैकवर्डनेस इसका कारण था सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का। आज हम लोग बहुत हद तक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होते जा रहे हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है, पर बहुत हद तक हमने, सरकार ने बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया। एयरलाइन प्राइवेट लोग संभालेंगे, आगे चल के स्टेशन रेलवे प्राइवेट लोग, डोमेस्टिक गैस की सप्लाई भी प्राइवेट कंपनी संभालेगी। मेरे को तो लग रहा है कहीं डिफेंस भी प्राइवेट कंपनी को ना दे दें, टेलीकम्युनिकेशन भी प्राइवेट कंपनी को ही जा रहा है, हॉस्पिटल और इसका ट्रीटमेंट भी प्राइवेट लोगों को ही जा रहा है, स्कूल एजुकेशन भी अच्छी प्राइवेट वालों के हाथ में ही ज्यादा जा रही है। हर चीज प्राइवेट के हाथ में चलेगी तो पूरी तरीके से हम कैपिटलिस्ट हो गए। पर आज की बात कर नहीं रहे हैं अपन, पहले की बात कर रहे हैं भैया। इंडिपेंडेंस के समय हम लोग सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थे। तो बात कर लेते हैं, अगर कोई पूछे हमारा फीचर इंडियन इकोनॉमी का इंडिपेंडेंस के समय कैसा था, भाई स्टैग्नेंट इकोनॉमी, इनकम लो थी, ग्रोथ बहुत स्लो थी, बैकवर्ड थे, पर कैपिटा इनकम इतना अच्छा नहीं था, एग्रीकल्चर साहब बेहतरीन लेवल पे हम डिपेंडेंट थे, इतनी फैक्ट्रीज इतनी इंडस्ट्रीज अच्छी नहीं थी, ब्लीक थी ना के बराबर, और इंपोर्ट पे तो हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। शहर बस नहीं रहे थे, गांव थम नहीं रहे थे, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत कम था। आज हो रहा है, दिल्ली की जगह न्यू दिल्ली आ गया, लखनऊ में न्यू लखनऊ आ गया, मुंबई में न्यू मुंबई आ गया, ग्वालियर के पास पता नहीं कौन सा न्यू कलेक्टेड न्यू ग्वालियर कब और अच्छे से डेवलप होगा। आज हो रहा है ये, पहले नहीं हो रहा था। और सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, कंफ्यूजन थी साहब, पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है, कहाँ है, कुछ डेवलपमेंट था ही नहीं।
तो ये हमारे फीचर्स थे इंडिपेंडेंस के समय। तो ये था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अभी अपन ने ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझा है, अब अपन स्पेसिफिक सेक्टर्स के बारे में समझेंगे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, और ये फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल, रेलवेज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब है ना, ये पूरी इकोनॉमी के बारे में अपन ने ओवरऑल फीचर्स पढ़े। एक तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बनता है बॉस। फिर आगे आगे ना स्पेसिफिक सेक्टर्स आएंगे, जैसे अभी आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर। भाई जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत क्या थी। इसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, फॉरेन ट्रेड देखेंगे, धीरे धीरे अब चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। भाई तो तुमको क्या लग रहा है, जब इकोनॉमी की हालत इतनी खराब थी तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा था क्या? नहीं, हर तरफ से लो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। देखो, अगर मैं कहूं टोटल इंडिया के पास इतनी जमीन है जहां खेती बाड़ी हो सकती है, इसको अपन हेक्टेयर में अगर मेजर कर लें तो मान लेते हैं ये 100 हेक्टेयर है। पर है ना, जो खेती बाड़ी हो रही है ना, जो ग्रीनरी है, वो यहाँ अच्छी हो रही है और यहाँ अच्छी हो रही है और थोड़ी बहुत यहाँ और यहाँ अच्छी हो रही है। तो प्रोडक्शन जो होगा वो सिर्फ इसे इतने एरिया से ही तो हो पाएगा। तो इतने एरिया से जो आउटपुट आएगा, है ना, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो जब इतनी बड़ी जमीन में, एक तो पूरा मान लो ये इंडिया है, इंडिया में सिर्फ इतनी जगह से ही प्रोडक्शन हो सकता है, और वो भी सिर्फ ये 4 जगह से ही हो रहा है। अब बात समझना, एक पूरी जमीन में से इतनी सी ही जमीन एक तो उपजाऊ है, और उसमें भी सिर्फ ये 4 छोटे छोटे एरिया में काम हो सकता है। तो दोनों चीजें लो हो गई ना। टोटल आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्शन भी लो आएगा, और जो उसमें काम करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, जितने बड़े हेक्टर में अपन को और लार्ज स्केल में प्रोडक्टिविटी करनी थी, वो भी कम है। बात समझे? जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि तुम में से कोई बच्चा अगर सीए कर रहा है, तो एक तो उसमें पढ़ने की क्षमता ही 6 घंटे है। पहली बात तो ये कम है। सर सीए में क्या ज्यादा पढ़ना पड़ेगा? हाँ भाई, बहुत पढ़ना पड़ेगा। मेरे को तो बहुत पढ़ना पड़ा था, मैं जानता हूँ। 16 घंटे में एक दिन में निकालता था। अब मानो ना मानो, तब ना हमारे पास इतनी डिस्ट्रैक्शंस थे, ना इतने सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने के कुछ इक्विपमेंट्स थे। तो हम तो भाई पढ़ाई सिर्फ करते थे और कुछ करा ही नहीं जीवन में। तो एक तो मैं बोल दूं, अगर कोई बच्चा सीए कर रहा है तो उसके पास टोटल 6 आवर्स है, वो 6 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाता। तो ये तो हो गया उसका टोटल प्रोडक्शन। अब वो 6 घंटे में भी अकाउंट्स के मात्र 4 क्वेश्चन कर पा रहा है, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है इस 6 घंटे में वो भी कम है। तो एक तो प्रोडक्शन भी कम है, ठीक है ना, जो एरिया है हमारे पास वो कम है, और इस एरिया में जो अपन काम करने के बाद आउटपुट निकाल सकते हैं वो भी कम है। बताओ, नालायक एक तो 6 घंटे पढ़ रहा है एक दिन में, और उसमें भी सिर्फ 4 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहा है। तो ना तो प्रोडक्शन है, ना प्रोडक्टिविटी है, ना ज्यादा पढ़ने की क्षमता है, और अगर पढ़ने बैठ भी रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहा। 2 क्वेश्चन याद करके थक जाता है, मोबाइल चलाता है। अभी भी तुम लगातार लेक्चर देखते देखते 24-25 मिनट हो गए, तुम लोग इतने थके हुए महसूस कर रहे होगे, या तो 2x स्पीड पे देख रहे होगे, या फिर आगे आगे करके देख रहे होगे, क्योंकि उतना पेशेंस लेवल तो है नहीं कि सारी बातें सुन ले। जेनजी है ना अपन, या तो बहुत अच्छा करते हैं जेनजी, या बहुत बेकार करते हैं। एवरेज नहीं है कोई भी जेनजी आज की तारीख में। अब तुमको डिसाइड करना है तुम सिक्के के किस पहलू पे जाना चाहते हो, बहुत अच्छे में या बहुत बेकार में। क्योंकि जेनजी सच में, जो मैं उठना बैठना जेनजियों के साथ है, मैंने जो परखा है कि भाई या तो बेहतरीन दिमाग है उनमें, बेहतरीन काम कर रहे हैं, मतलब हर चीज में अच्छा, या फिर बिल्कुल बेकार, बिल्कुल लो प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल लो प्रोडक्शन। 12-12 घंटे तो साफ सो सकते हैं वो लोग, उनमें इतनी क्षमता है। 12-12 घंटे सो जाते हैं साहब, उठते ही नहीं है। 11 बजे ऐसे पानी डालो तो जाके उठेंगे। ऐसा क्यों? आप प्रोडक्शन भी ज्यादा करो, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा करो, ठीक है ना। तो बात क्या आ रही है? लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। डिफरेंस क्या है साहब? प्रोडक्शन मतलब होता है टोटल आउटपुट, और प्रोडक्टिविटी मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टर स्केल, कितना अपने आउटपुट निकाला एरिया में। तो ये क्यों लो थी? भाई हमारे पास टेक्निक नहीं थी, बैलगाड़ी उसी पे डिपेंडेंट थे अपन। मोस्टली लोगों के पास तो वो भी नहीं था। इरिगेशन करने के लिए जो मशीनरी चाहिए, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, नॉलेज, कुछ भी नहीं था। इन्वेस्टमेंट भी नहीं था। हमारे पास सिर्फ 1 हेक्टर में 650 केजी का ही प्रोडक्शन हो पा रहा था 1947 में। और अगर आज बात कर लें तो आज भी ये सिर्फ मोटा मोटी 5.5 टाइम्स ही बढ़ा है।
अब सर ये आज के टाइम में भी अच्छा प्रोडक्शन नहीं है क्या? नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं है। मान लो मेरी बात, भाई इतनी पॉपुलेशन है आज अपने पास, 145 करोड़ से ऊपर निकल चुके हैं अपन बातों बातों में। तो ना तब अच्छी थी और आज भी अच्छी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं आज भी 25% पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर फालतू लगी हुई है। अगर आज मान लेते हैं मोटा मोटी 49% लोग, आज की तारीख में बात कर रहा हूं मैं, पहले नहीं, 85% तो 1947 में पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, आज भी 49% में से है, जिसमें से 25% अगर हटा भी दें, 24% भी सफिशिएंट है जिस हिसाब से प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी हो रहा है। जहां जरूरत 2 की है वहां 5 लोग काम कर रहे हैं, फैमिली में सारे लोग जा रहे हैं, और कुछ काम नहीं ना, पढ़ाई अच्छी करी नहीं है, तो जो पुराना काम चलता हुआ रहा वही संभालेंगे वो लोग। और उसमें आज इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि सब काम खुद से हो रहा है, पर हमारे को और कुछ आता नहीं है, तो फैमिली बिजनेस हम करेंगे। अब उसमें जरूरत है 2 लोगों की, कर रहे हैं 5 लोग, तो बाकी लोग क्या है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, तभी तो प्रोडक्टिविटी लो है। हाँ मानो मेरी बात, आप लोग पर अच्छा बनो, अच्छी पढ़ाई करो, तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा हो मार्केट में, बीच में नहीं, हमें हमेशा आगे रहना है, एवरेज नहीं रहने का है। चलो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लॉइटेटिव ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या है, आप सिस्टम समझो। एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ, ये बैंक है, बैंक का काम है लोन देना, और लोन भी किसको देना भाई, जिनको सच में लोन की जरूरत है, जिनको पैसों की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, धंधा करने के लिए, जीने के लिए, रहने के लिए, उनको ही है ना। तो मान लो बैंक ने सारा पैसा ए को दे दिया है, ये बोलकर कि भाई तू हमें 10% पे इंटरेस्ट दे, तो बैंक की कमाई तो लॉक हो गई 10% पे, उसको तो मालूम है 10% आएगा ही आएगा। और ए जो है, अब ए के पास जब सारा पैसा आ गया है, तो ये सबको लोन दे रहा है, और इसको लग रहा है कि इससे 10% इंटरेस्ट लूं, इससे 12%, इससे 24%, इससे 30% लूंगा मैं, इसको तो मैं लोन ही नहीं दूंगा। तो ये ए के हाथ में सारे राइट चले गए ना, क्योंकि सारा पैसा बैंक का तो ए के पास ही आ गया। तो ब्रिटिशर्स ने यही खेल खेला, ब्रिटिशर्स ने जमीन का मालिक जमींदार को बना दिया। बैंक ने जैसे सारी चीज ए को दे दी, ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने जमींदार को सारे राइट्स दे दिए, ओनर बना दिया साहब जमीन का, और इनसे बोला कि हमको तो एक फिक्स्ड रेंट चाहिए, हमारी रेवेन्यू पक्की होनी चाहिए, जैसे बैंक का फिक्स्ड इंटरेस्ट 10% होना चाहिए साहब। ये जेड से बोल दिया भाई रेंट हमें दे, अब तू लोगों से यहाँ पे प्रोडक्शन करवा, काम करवा, जो भी करवा भैया, तू उनसे कितना भी पैसा ले, पर हमको तो एक फिक्स्ड रेवेन्यू चाहिए। तो जैसे जैसे ये बैंक, ये जैसे ब्रिटिशर्स लोगों ने अगर रेंट बढ़ाया, तो जमींदार भी तो इनसे जो काम करवा रहा था उसके भी तो चार्जेस बढ़ाता जाएगा, एक्सप्लॉइट करता जाएगा। जो शुरुआत में हम बोल रहे थे कि खेती बाड़ी में जो लोग टिलर्स, लोग इनको बोलते हैं, जो फिजिकली काम कर रहे हैं खेत पे, जमीन पर, तो टिलर्स लोग जो पहले सेल्फ सफिशिएंट, खुद के लिए प्रोडक्शन, खुद के खाने के लिए जो कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं, जेड जो कह रहा है, जमींदार जो कह रहा है, जमींदार जो कह रहा है हमें तो वही प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना, खाने की जगह तुम लोग प्रोडक्शन करो इंडिगो का। अब ये इंडिगो क्या होता है, मैं एयरलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिगो मतलब एक कलर है, एक डाई है, डाई वाला प्लांट होता है जिसको हम लोग कपड़ों में कलर करने के लिए यूज करते हैं। तो इंडिगो ग्रो हो रहा है, अब वो डाई तो अपन खा नहीं सकते, डाई खा के थोड़ा आगे बढ़ेंगे साहब, तो डाई का प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि अपन वो ब्रिटिशर्स को बेचें और ब्रिटिशर्स से अच्छा खासा पैसा मिले। तो ये पैसा ज्यादातर कौन रख रहा था, जमींदार, और जो टेलर्स हैं इनको पैसा कम मिल रहा था। आ रही बात समझ में? तो ये था क्या, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। जल्दी जल्दी से पढ़ के देखें क्या लिखा हुआ है इधर, जमींदारी सिस्टम 3 लेयर्स में, वही ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार, फार्मर्स। प्रॉब्लम, फार्मर्स पेड हाई रेंट, ओनर्स राइट लॉस्ट हो गई और एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज हो गया, ओनरशिप जमींदार को मिल गए, टिलर्स बेचारे बिल्कुल ही बेरोजगार हो गए साहब, पैसा नहीं है उनके पास अब, और जो वो पहले एग्रीकल्चर में खुद के घर के लिए ग्रो कर रहे थे वो भी नहीं हो रहा है। तो जमींदारी सिस्टम कॉज पॉवर्टी और एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, बहुत स्लो ग्रोथ होने लगा, बर्बाद हो गए हमारे एग्रीकल्चर। हम क्या आ गए थे, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन,
अब साहब जो भी आप ग्रो करोगे जमींदार को उससे अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट तभी होगा जब ये लोग खाने के लिए गुड्स नहीं कर रहे हैं, पेट पालने के लिए ग्रोथ नहीं चाहिए, प्रॉफिट कमाने के लिए करना है ग्रोथ। तो जो भी एग्रीकल्चर पे अब ग्रो होगा वो पेट पालने के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए। जमींदार ने ऐसा सिस्टम बना दिया बॉस। तो कमर्शलाइजेशन होने लगा, जो भी चीजें ग्रो होगी मार्केट में बेचने के लिए होगी, खाने वाने के लिए नहीं होगी। तो फार्मर्स वे आर फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स, जैसे कि इंडिगो मैंने आपको बताया, डाई, कॉटन। अब कॉटन तो ना कोई खाएगा, झूठ बोरी बिस्तर तो ना कोई खा जाएगा साहब। ये तो अपन को बेचने के लिए ग्रो किया अपन ने, अब बेचेंगे अपन मार्केट में। अरे बात समझ में। और पैसा कौन कमा रहा है? सारा जमींदार। कम पैसा किसको दे रहा है? वो टिलर्स को। तो वो तो बर्बाद हो रहे हैं। तो लेस लैंड अवेलेबल फॉर फूड क्रॉप्स, फूड शॉर्टेज होने लगी। फूड शॉर्टेज होगी तो फिर वही भड़कना भी ऊपर, माल न्यूट्रिशन, एनर्जी कम, भुखमरी आ रही है साहब सब जगह। कितना बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। ऐसा हुआ है। फिर से वही वाली बात, तुम बहुत अच्छे समय पे पैदा हुए हो। कहीं पे भी अगर माँ बाप दिख रहे हैं फिर से थैंक यू बोल के आओ। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इतना लो एग्रीकल्चर, जहां काम करने के लोग क्षमता कम है, मशीन नहीं है हमारे पास, सीड्स नहीं है कुछ ग्रो करने के लिए, कॉटन जूट इंडिगो के आगे अपन कुछ सोच नहीं पा रहे। तो आपको क्या लगता है हमें कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर्स मिलेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए? नहीं थे। नो इन्वेस्टमेंट, कोई इरिगेशन अच्छी नहीं, पूरा का तो पूरा अपन ये वेदर पे डिपेंड थे, रेनफॉल पे डिपेंड थे। ये तो गैम्बलिंग गेम सा हो रहा था। बारिश होगी तो अनाज अच्छा ग्रो होगा, नहीं होगी तो बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। पूरे के पूरे साहब डिपेंडेंट हो रहे थे हम। फ्लड आ जा रहा था, बाढ़ आ जा रही है, डैम्स हो ना तब इतने अच्छे बने हुए थे, बर्बाद हो जाते थे पूरे के पूरे गांव हल्की फुल्की बारिश में ही। ज्यादा तेज हो गई तो बस खत्म। तो हम बहुत हेवीली डिपेंडेंट थे ऑन रेनफॉल। इतना कोई अच्छा अपना प्रोडक्शन नहीं था। गल्फ बिटवीन, अब वही वाली बात है ना, जमींदार और टेलर्स में हमेशा लड़ाई रहती थी। वो लोग इनकम बढ़ाते जा रहे थे और टेलर्स को कुछ काम करने दे नहीं रहे थे। मतलब कि आप खाने के लिए नहीं, जो हमने बोला है वही ग्रो करो, तो उसमें लड़ाइयां होती थी। रोज रेंट, रोज रेवेन्यू चेंजेस हो रहे हैं। और साहब आपने अगर जमीन किराए पे भी दी है, जमींदार किराए पे भी देते थे टेलर्स को, ठीक है भैया तुम्हें जो ग्रो करना है करो, पर हमको ना रेंट चाहिए अच्छा। तो ये इनसे अच्छा रेंट लेके ब्रिटिशर्स को अच्छा रेंट देते थे। आ रही बात समझ में? तो ये लोग रेंट तब दे पाएंगे ना अच्छा, टेलर्स लोग, जब ये लोग खाने के लिए चीजें ग्रो करेंगे या फिर मार्केट में कुछ बेचने के लिए। बेचने के लिए, तब बेचने के लिए इनका माल मान लो बिक नहीं रहा, पर खाना खाने के लिए तो पैसे चाहिए। तो ये वापस से जमींदार से पैसा मांगने जाते थे, तो और इंडेप्टेड हो जाते थे और इनके ऊपर लोन चढ़ जाता था। बड़ी हालत खराब थी। ऊपर से जो इनके पास जमीन थी वो बहुत स्मॉल और फ्रेगमेंटेड थी। मान लो तुमको मैं बोलूं कि भाई तुम्हारी जो जमीन है ना, कुछ छोटा सा हिस्सा मुरार में, छोटा सा हिस्सा लश्कर में, और थोड़ा सा जो बड़ा हिस्सा है वो एक झांसी में और एक भोपाल में। अब कर लो तुम ग्रो। अब एक सीजन में एक वक्त तो आप एक ही जमीन पे रहोगे ना, आपके पास दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम कुछ है नहीं, छोटी छोटी आपकी होल्डिंग दे रखी है। तो जो प्रोडक्टिविटी की एफिशिएंसी थी, ग्रो करने की जो क्षमता थी वो बड़ी कम थी। भाई मैं अगर बोलूं कि मेरे पास गिनती के एक तो 8 बच्चे आ रहे हैं, 3 बच्चे कहीं और हैं, 3 बच्चे 8-10 किलोमीटर दूर हैं, और मेरे पास उनको ऑनलाइन पढ़ाने की टेक्निक नहीं है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट या कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ जगह नहीं है, चीजें नहीं है, तो मैं क्या पढ़ा पाऊंगा क्या 8 बच्चों को? एक साथ सेवा दे पाऊंगा क्या? वो ही नहीं हो रहा था। तो स्मॉल और बहुत फैली हुई सी जमीनें थी, स्कैटर्ड थी सब जगह, छोटे छोटे पीसेस में थी, एफिशिएंसी बहुत कम हो गई। एक जगह अगर तुम मशीनरी लगा भी लोगे तो दूसरी जगह तुम ले जा ही नहीं पाओगे, बैलगाड़ी से कैसे जा पाओगे वहां तक? सबसिस्टेंट आउटलुक, फिर लोग बाग सोचने लगे भैया कि हम छोटी सी जमीन में अपना घर चलाने के लिए कुछ खाने को ही ग्रो कर लेते हैं, कम से कम उससे फैमिली तो पाल पाएंगे, जिंदा तो रह पाएंगे। जिंदा भी कितना, 40 साल 45 साल एवरेज लाइफ थी उन दिनों में। आज एवरेज लाइफ है अपने एमपी की अगर मैं बात करूं 70.2 ईयर्स, पहले थोड़ी ना थी। तो फार्मर्स प्रोड्यूस मेनली फॉर देयर ओन फैमिली कंजम्पशन, वेरी लिटिल सरप्लस वाज सोल्ड इन द मार्केट। तो इससे क्या और पॉवर्टी बढ़ गई? हाँ, हालत खराब हो गई। एग्रीकल्चर सेक्टर की भी हालत अच्छी नहीं थी, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी थी,
लैंड सेटलमेंट सिस्टम वो जमींदार वाला हमने बात करी। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन मतलब सेल्फ ग्रो के लिए नहीं, मार्केट में बेचने के लिए, आपको कमर्शलाइजेशन के लिए ही, और जो वो जमींदार बोले वही ग्रो करना पड़ता था। हमको इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं मिलता था, ओनर्स और टेलर्स में रोज की लड़ाई होती थी, फ्रेगमेंटेड और छोटे छोटे होल्डिंग से हमारी एफिशिएंसी कम हो गई, और हमारा जो काम करने का जो सोच था, विजन था, वो भी बड़ी छोटी हो गई। हम सिर्फ अपने ही फैमिली को पाल लें वही बहुत बड़ी बात है, ऐसा हो गया था। क्या करेंगे पैसा, गरीब होते जा रहे हैं, सोच से भी गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ आ नहीं रहा, काम जो कर रहे हैं उससे बात बन नहीं रही। तो सर अगर हम इससे आज से कंपेयर करें, आज अगर हम बेमन से पढ़ाई करें, ईमानदारी से पढ़ाई ना करें, अपने ऑब्जेक्टिव अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से ना निभाएं, तो क्या जैसे इधर एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत खराब थी, क्या आज हम इंडिपेंडेंट होने के बाद भी गुलाम बन के रह जाएंगे, डिपेंडेंट होके रह जाएंगे? हाँ भाई साहब, थोड़ा जोश जगाओ, अच्छी पढ़ाई करके जल्दी जल्दी बेहतरीन बन के दिखाओ। समझे? एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत अच्छी नहीं थी, इंडियन इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो आपको लग रहा है ऐसा सेक्टर जिसकी वैसे तो आज भी हालत अच्छी नहीं है, तो क्या तब अच्छी होगी? सही है, सही है, आप सोचने में अच्छी नहीं थी। हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डिक्लाइन थी, बहुत ज्यादा पीछे थी। अगर ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव की बात करें तो वो सिर्फ इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह यूज करते थे। हमारा जो यहां से रॉ मटेरियल जाता था उस पे हैवी ड्यूटी लगा दी, टैक्सेस लगा दिए, महंगा कर दिया। मतलब अगर रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश गुड्स को अगर हम बाहर बेचेंगे तो महंगा। जैसे आज यूएस से हम पे टैरिफ लगा रहा है ना, हम लोग नहीं बेच पा रहे ना वहां पे गुड्स को, तो ऐसे ही तब ब्रिटिशर्स हमारे गुड्स पर हैवी टैक्सेस लगाता था। और जो गुड्स इंडिया में ब्रिटिश से आएगा, ब्रिटेन से आएगा, वो सस्ता है। मतलब आप बात समझो, रॉ मटेरियल इंडिया का, फैक्ट्री ब्रिटेन की, और जो कंज्यूमर्स हैं वो इंडिया के, हमारा ही गुड्स हमको ही बेचा जा रहा है महंगा करके। ये चल रहा है इंडस्ट्री में, हमारा ही सस्ता रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स खरीद रहे हैं और हमको ही वहां से महंगा करके ब्रिटिश गुड्स बेच रहे। वाह, रॉ मटेरियल भी हमारा, कंज्यूमर भी हम ही है, और हमारा ही सस्ता माल ब्रिटिश से घूम के महंगा होके मिल रहा है। भाई जब यहां से रॉ मटेरियल जाएगा और ब्रिटेन में हैवी क्वांटिटी में होगा, और उधर तो मशीनरी भी है, तो वहां पे जब लार्ज प्रोडक्शन होगा तो इनका फिक्स कॉस्ट तो कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। उल्टा उस पर इंडिया में मंगवा के उसको और सस्ता करके, तो जो इंडिया में गुड्स बन रहे थे वो महंगे नहीं लगेंगे एज कंपेयर टू फॉरेन से जो गुड्स आएंगे। एक तो फॉरेन के गुड्स की स्टैंडर्ड अच्छी, मशीन से बन रहा है, हमारे वाले गुड्स हैंडीक्राफ्ट्स हैं, सब हाथों से बनाए जा रहे हैं, कम बनाए जा रहे हैं, महंगे बनाए जा रहे हैं। तो इससे तो हमारी इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ गया ना, कम हो गई ना, डिक्लाइन हो गई ना। ये खेल चल रहा था, मेक इंडिया मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। हम लोग सिर्फ कंज्यूमर थे, आज भी तो हम हर चीज के कंज्यूमर हैं, हर चीज तो चाइना से आ रही है। माना हम दवाई एक्सपोर्ट कर रहे हैं जैसे मैंने बताया था, पर दवाई बनाने के लिए जो मशीन है, दवाई टेस्ट करने के लिए जो लेबोरेटरीज में जो मशीन आती है, वो सारी की सारी तो चाइना से, हमारी तो ना है। भाई हमारी तो खुद की एमआरआई मशीन भी नहीं है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है उससे पहले एमआरआई रिपोर्ट देखता, भाई साहब ये बीमारी है, वो एमआरआई मशीन इंडिया में बनती नहीं है, हम खुद इंपोर्ट करते हैं। डिफेंस का आइटम इंपोर्ट करते हैं, हमारा खुद का सर्च इंजन नहीं है, गूगल हमारा नहीं है, याहू या यूट्यूब हमारा नहीं है बॉस। आज भी हम यूजर्स हैं, पहले भी हम यूजर्स ही थे। तो रीजन क्या? एक तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी मतलब होता है हर अलग अलग इंसान को अलग अलग टैक्स चार्ज करना। इंडियन प्रोडक्ट से महंगा कर दो, टैक्स ज्यादा लगाओ, ब्रिटेन प्रोडक्ट है सस्ता कर दो, सब अलग टैक्स लगाओ, डिस्क्रिमिनेट कर दिया। टैरिफ मतलब टैक्स। एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, अगर रेलवेज को यूज कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए,
तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने रेलवे की लाइन मतलब बिछाई पूरी भारत में, ताकि ब्रिटेन गुड्स इंडिया की हर जगह जगह छोटी छोटी मार्केट तक पहुंचा पाए, उसको बेचकर ब्रिटिशर्स अच्छा पैसा कमाए। मतलब रेलवे लाइन लगा रही है, पॉजिटिव चीज है इंडिया के लिए, पर रेलवे लाइन बिछाने की सोच क्या थी ब्रिटिशर्स की, ताकि उनका फाइनल प्रोडक्ट इंडिया की हर जगह मार्केट में बेच पाए। कि ब्रिटिश गुड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो मशीन मेड है, हमारे हाथ से बनाए हुए गुड्स हैं, कंपीट कर पाएंगे क्या? तो उनके गुड ज्यादा बेहतर थे। डिक्लाइन ऑफ इंडियन किंगडम्स, हमारे यहाँ जो राजा महाराजा थे, जो पहले हैंडीक्राफ्ट्स को, वाह तुमने क्या कारीगरी करी है, तुमने क्या मूर्ति बनाई है, ये ले जाओ सोना हमारी तरफ से, ये ले जाओ पैसा, हीरे मोती, ऐसे लोग पहले नवाब राजा महाराजा लोग जो हैंडीक्राफ्ट्स को सपोर्ट करते थे। तो जब ब्रिटिशर्स आ गए, महाराजा ही नहीं रहे, नवाब साहब ही नहीं रहे, तो हैंडीक्राफ्ट्स को सपोर्ट कौन करेगा? डिक्लाइन हो गए ना। और लॉस ऑफ स्किल्ड आर्टिस्ट, जब हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स बिक ही नहीं रहे, वर्ल्ड में कोई खरीद ही नहीं रहा है, हम लोग इस वाले सेक्टर में अगर अच्छे थे, अब हमारा प्रोडक्ट्स कोई नहीं खरीद रहा, तो हम लोगों को घर पालने के लिए ये हैंडीक्राफ्ट्स वाले काम छोड़ के कोई दूसरे काम करने पड़ेंगे ना। और दूसरे काम कर रहे हैं तो हैंडीक्राफ्ट्स में अब ऐसे कम लोग बचे ना। पीढ़ी दर पीढ़ी दो बहुत अच्छा स्टोन वर्क कर रहा था, दादा अच्छा करते थे, फिर पिताजी अच्छा करते थे, पर बेटे को वो काम करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें पैसा ही नहीं बचा। पैसा नहीं बचा, वो दूसरे धंधे में जा रहा है, दूसरे धंधे में जा रहा है, तो जो पीढ़ी से जो स्किल्स डेलीगेट हो रही है, आने वाली पीढ़ी को मिल रही है साहब, तो वो वाला काम करना नहीं चाह रहा है। तो इससे क्या हुआ? लॉस ऑफ स्किल्ड आर्टिजन्स, कम हो गए वो। ऐसे मूर्तिकार आज भारत में है ही नहीं, जो पहले काफी थे। तो ये रीजन था हमारे हैंडीक्राफ्ट्स का डिक्लाइन होने का। इसको क्या बोलते हैं अपन? ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मतलब ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ब्लीक मतलब वही कम, अभी जो अपन पढ़ रहे थे वो हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में। इसको डिटेल में मैंने यहाँ पे समझाया है। ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, ये मैंने डिटेल में भी लिखा हुआ है। वो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, अभी जैसे बताया, अलग अलग कंट्रीज के गुड्स को अलग अलग टैक्स चार्ज करना, डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना। एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, रेलवेज को क्यों बढ़ाना? हाँ, इंडिया का नहीं, ब्रिटिशर्स का माल इंडियन मार्केट में जगह जगह बेचना। ब्रिटिशर्स गुड्स की लो कॉस्ट क्यों थी? भाई हमारी एक तो पॉपुलेशन ज्यादा, ऊपर से हमारी मशीन कम, मशीनें है नहीं, इंपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स महंगे ही होने। और ब्रिटिशर्स के पास पॉपुलेशन कम, मशीन बेहतरीन, एक से एक बेहतरीन, फिक्स कॉस्ट कम है। डिसअपीयरेंस ऑफ राजा महाराजा नवाब कम हो गए, जो हैंडीक्राफ्ट्स को सपोर्ट करते थे। और लॉस ऑफ स्किल्ड आर्टिजन्स, बच्चे ही नहीं है फैमिली में मूर्तिकार, बच्चे ही नहीं है फैमिली में इतने अच्छे क्राफ्ट पर्सन जो अच्छी अच्छी स्किल्स क्रिएटिविटी लाते थे, बच्चे ही नहीं है बॉस। तो ये था हैंडीक्राफ्ट्स का। अब बात कर लेते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री। आयरन स्टील बनाने वाली कंपनी, एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी, अच्छे अच्छे टेक्सटाइल बनाने वाली कंपनी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रोड्स और कंस्ट्रक्शंस बनाने वाली कंपनी, ऐसे मटेरियल्स बनाने वाली कंपनियां थी नहीं। दूर दूर तक देखो दिखती ही नहीं थी। ले दे के एक आध अगर कंपनी थी भी, जैसे एक कंपनी थी वो टिस्को, 1907 में आई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को उसको बोलते थे, टाटा की थी। टाटा ने तो भाई शुरुआत से बहुत देश का भला किया है। तो ऐसी कंपनियां या तो थी नहीं, और थी तो इनको सपोर्ट कम था, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर, रेलवे, ट्रांसपोर्ट वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाई। आज भी दिक्कत है, आज थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर तो रही है पर कम है। इंडस्ट्री में तो हम पहले भी पीछे थे, आज भी पीछे हैं। अरे हाँ, टाटा स्टील्स, ठीक है ना। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री हार्डली डेवलप, देयरफॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन रिमेन वीक। ऐसा क्यों? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, खत्म थी, डिक्लाइन पे थी, इंडस्ट्री में कोई काम करने नहीं जा रहा था, मशीन नहीं थे, कैपिटल गुड्स नहीं थे हमारे पास, ठीक है ना। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेयर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, आता भी था काम तो वो हाथ से काम करने वाला आता था। क्योंकि आज इंजीनियर्स अच्छे हैं, आज हमारे पास सिविल इंजीनियर्स अच्छे हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स अच्छे, मतलब जो भी है, आज अच्छी पढ़ाई है तो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, पहले थे ही नहीं, पहले पढ़ाई ही नहीं थी, ठीक है ना। डिक्लाइन वॉज नॉट एक्सीडेंटल, इंडस्ट्रीज डिड नॉट कोलैप्स नेचुरली,
ब्रिटिशर्स पॉलिसीज इंटेंशनली कॉज द डिक्लाइन। जैसे टेरिफ अलग अलग लगाना तो सोची समझी साजिश थी ना कि इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। चलो आज की बात अपन बार बार नहीं बोले, नहीं तो तुम लोग पेपर में कहीं आज की बात ना लिखे आओ। नहीं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन इंक्रीज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। British factories needed raw material markets for finished goods and India provided both. रॉ मटेरियल हम दे रहे थे और फिनिश गुड्स हम खरीद रहे थे, बर्बाद हम दोनों तरफ से हो रहे थे। सस्ते में रॉ मटेरियल जा रहे हैं, महंगे में फिनिश गुड्स आ रहे हैं, बर्बाद हो गए। ठीक है जी। इसी को फिर मैंने यहाँ नीचे डिटेल में समझाया है, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है ना, ये ऊपर वाले ही पॉइंट्स हैं। यहाँ फॉरेन ट्रेड अभी बचा है, उसके बाद डेमोग्राफिक बचा है, फिर ऑक्यूपेशनल बचा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है। तो अभी ये टॉपिक अपन, मेरे को मालूम है आप थक चुके हो, पार्ट बी में ही जाएगा, पार्ट 2 में जाएगा। अभी पार्ट 1 में बस आप इतना ही पढ़ो। मैंने आपको ब्रिटिश से पहले के बारे में बताया, फिर मैंने आपको पूरी इकोनॉमी के बारे में बताया, एग्रीकल्चर के बारे में बताया, और हैंडीक्राफ्ट्स और ब्लीक इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री के बारे में बताया। राइट, पार्ट 1 में इतना बहुत है। प्लीज लेक्चर देखने के बाद बुक से डिटेल में लाइनें पढ़ लेना, याद हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन इससे आते नहीं हैं। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, सीधी सी बात है। राइट, तो अपना ख्याल रखें और माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल करें। ठीक है, मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। शेयर कर देना तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब तो तुम लोग खरीद चुके हो। राइट, चलिए, जय श्री राम।